Hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट कार्डियक साइकिल. आई होप आप लोग को उससे रिलेटेड हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी. आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कार्डियक आउटपुट. शॉर्ट नोट में जो आपके आते हैं 5 मार्क्स के, उसमें डेफिनेटली ये टॉपिक आ सकता है. आज मैं ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझा दूँ. प्लस आप लोग के लिए बहुत अच्छे से मैंने नोट्स भी यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, तो आप वही चीज़ को अपने थ्योरी कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में भी लिख लीजिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. नो फर्स्ट आप लोग को लिखना है अबाउट इंट्रोडक्शन. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले कभी भी किसी टॉपिक को डायरेक्ट हम स्टार्ट नहीं करते हैं टू द पॉइंट. थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं अबाउट ऑल और उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, देखो. बॉडी सेल्स मस्ट रिसीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू मेंटेन हेल्थ एंड लाइफ. ऑब्वियसली ब्लड क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है. तो जो इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, उसको बॉडी सेल्स ऑब्वियसली रिसीव करते हैं ताकि वो लोग अपना लाइफ एंड हेल्थ को मेंटेन कर सकें. नाउ व्हेन सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव लाइक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, दे टेक अप इवन मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड. दैट मीन्स, ऑब्वियस बात है, ये चीज़ हमने फील भी की है कि जब हैवी एक्सरसाइज हो जाता है तो सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं. बट ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड सेलुलर मेटाबॉलिक नीड इज रिड्यूस्ड एंड द वर्कलोड ऑफ हार्ट डिक्रीजेस. वर्कलोड ऑफ हार्ट डिक्रीजेस मतलब होता है कि उस टाइम बॉडी सेल्स को कम ऑक्सीजन दरकार रहता है, जिसके कारण हार्ट को भी ब्लड पंप करने कम हिसाब से हार्ट ब्लड पंप कर सकता है. नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? तो यहाँ पे लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम ईच वेंट्रिकल. ये चीज याद रखना है. कार्डियक आउटपुट, आउटपुट मतलब तो आप समझ रहे हो ना कि जो चीज निकल रहा है बाहर. कार्डियक मतलब हार्ट, नाम पे ही मीनिंग है उसका. दैट मीन्स वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हार्ट से पम्प्ड आउट हो रहा है. और ये ऐसा चीज कौन करता है बेटा, आर्टरी एंड वेंट्रिकल में अगर हम देखें तो ये पंपिंग आउट वाला चीज कौन करता है, वेंट्रिकल्स. तो सिंपल हो गया, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल. एंड जेनरली यहाँ पे हम कौन से ब्लड का बात कर रहे हैं या कौन से वेंट्रिकल का बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन वेंट्रिकल बाहर की तरफ भेजता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बाय द हेल्प ऑफ एओर्टा. Done. Now, cardiac output is perhaps the most important factor considered in relation to the circulation. It is because rate of blood flow to different parts of body depends upon cardiac output. ऑब्वियस बात है कि हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव कर पा रहे हैं, वो तो डिपेंड करेगा कार्डियक आउटपुट के ऊपर. जितना अच्छा कार्डियक आउटपुट हो रहा है उतना ज़्यादा ब्लड पम्प्ड आउट हो रहा है हार्ट से एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव कर पा रहा है. ओके, देन नेक्स्ट, देन आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट. उसको शॉर्ट में हम CO भी बोलते हैं, कैपिटल. इट इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप इनटू एओर्टा ईच मिनट बाय द हार्ट. तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी ये चीज. नाउ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम which is the volume of blood ejected by the ventricle during each contraction multiplied by the heart rate, that is the number of heartbeats per minute. नीचे लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख लो कि अगर हमको कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, SV यानी स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय HR यानी हार्ट रेट. नाउ व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? तो स्ट्रोक वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखा हुआ है दैट इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन. तो आप लोग बोलोगे मैडम कार्डियक आउटपुट का भी तो यही डेफिनेशन ही था कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल इजेक्ट आउट कर रहा है. तो नहीं बेटा, दोनों में डिफरेंस है. जब हम कार्डियक आउटपुट का बात करते हैं, इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर मिनट. एक मिनट में टोटल ब्लड हार्ट कितना पंप्ड आउट कर रहा है. वेरेज अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम का बात करें तो इसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि हार्ट पंप करता है इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन. मतलब एक हार्ट बीट जो होती है, जैसे एक मिनट में 72 हार्ट बीट हो रही है, एक हार्ट बीट यानी एक टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वेंट्रिकल का, तो उसमें जितना ब्लड बाहर निकलता है वेंट्रिकल से, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम.
समझ आया ना? यहाँ लिखा है कार्डियक आउटपुट को हम ml पर मिनट देखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को ml पर बीट, क्योंकि मैंने बोला कार्डियक आउटपुट को हम पर मिनट के हिसाब से देखते हैं, एसबी को हम पर हार्ट बीट या पर कॉन्ट्रैक्शन के तरफ से देखते हैं, और HR हो जाएगा बीट्स पर मिनट। देन नेक्स्ट, in a typical resting adult male, stroke volume averages 70 ml per beat। अब ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का कितना वैल्यू है, तो वो रहता है पर बीट 70 ml, और हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल हम 72 बोलते हैं, बट द स्टैंडर्ड रेंज इज 75। एंड दस एवरेज कार्डियक आउटपुट हम निकाल सकते हैं, CO इक्वल्स टू 70 ml पर बीट इंटू 75 बीट्स पर मिनट, विच इज़ अबाउट 5250 ml पर मिनट, और उसको हम लीटर में अगर कर रहे हैं तो 5.25 लीटर पर मिनट। एंड दिस इज द कार्डियक आउटपुट वॉल्यूम विच इज अबाउट 5 लीटर्स इन एडल्ट मेल, और यही है हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम। दिस इज आवर टोटल ब्लड वॉल्यूम। समझ आ गया इतना तक? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे वेरिएशंस इन कार्डियक आउटपुट, मतलब जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड कार्डियक आउटपुट का वैल्यू है 5 लीटर, उसमें कब कब कौन कौन से कंडीशंस में चेंजेस देखा जा सकता है। फर्स्ट आप लोग लिखोगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फिजियोलॉजी? तो फिजियोलॉजी मतलब होता है बेटा द फंक्शंस दैट इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारे जितने भी इंटरनल सिस्टम्स हैं वो जो फंक्शंस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। उसमें फर्स्ट दिया है एज। इन चिल्ड्रंस कार्डियक आउटपुट इज लेस बिकॉज ऑफ लेस ब्लड वॉल्यूम। ऑब्वियस बात है, हम अभी पढ़े कि कार्डियक आउटपुट मतलब है टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो एज में अगर हम देख रहे हैं तो चिल्ड्रंस के केस में क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम रहता है तो कार्डियक आउटपुट भी कम है। देन सेक्स, in females cardiac output is less than in males, again because of less blood volume. Body build, greater the body build more is the cardiac output. Body build मतलब समझ रहे हो? मतलब है बेटा ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर, आपके बॉडी का साइज, कॉम्पोजिशन, मसल मास, बोन स्ट्रक्चर, ओवरऑल आपका बॉडी का जो अपीयरेंस है या स्ट्रक्चर है, दैट इज बॉडी बिल्ड। तो ऑब्वियसली अगर बॉडी बिल्ड ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट वन इज डायूर्नल वेरिएशन। डायूर्नल मतलब होता है डे टाइम। तो कार्डियक आउटपुट इज लो इन अर्ली मॉर्निंग एंड इंक्रीजेस इन डे टाइम, मतलब डे वैल्यू के हिसाब से भी चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग में कार्डियक आउटपुट थोड़ा लो रहता है, धीरे धीरे डे टाइम में वो इंक्रीज होते जाता है। ओके, देन नेक्स्ट और भी पॉइंट्स लिखे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस के अंडर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेजेस कार्डियक आउटपुट। देन इमोशनल कंडीशंस, जैसे हमारे जब भी कुछ इमोशनल कंडीशन है लाइक एंजाइटी हो गया, एप्रीहेंशन या एक्साइटमेंट, तो हमारा कार्डियक आउटपुट 50 to 100% इंक्रीज हो जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस मतलब समझ रहे हो, दीज आर हॉर्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये हॉर्मोन्स लोग को हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, और इनके रिलीज के कारण क्या होता है, हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, एंड ओवरऑल कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। देन आफ्टर मील्स मीन्स आफ्टर वी हैव आवर फूड, उस टाइम भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर, मतलब जैसे ही आप खाना खा रहे हो उसके जस्ट 1 घंटा के अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। तो ऑब्वियसली ये बात हमने बात कर ली है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। Then high altitude, that means in high heighted regions also the cardiac output increase because of increase in the secretion of adrenaline. तो अभी हमने वही चीज़ बात की कि कैटेकोलामाइंस, मैंने बोला वही है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। तो जब भी ये हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं तो ऑब्वियसली हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। नाउ हियर द क्वेश्चन विल बी कि वाई देयर इज सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्यों सिक्रेट हो रहा है हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में? बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली आप
ये चीज़ महसूस भी की होगी जब आप माउंटेन चढ़ते हैं, माउंटेन के टिप पिक पॉइंट में पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके कारण एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। Then next, physiological variations are completed. Then you will give the heading pathological variations. Now, what do you understand by the word pathological? Pathological word is related with disease or illness. ठीक है, नाउ उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है जैसे फीवर, ओके, नाउ जब हमको फीवर होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आर इंक्रीज्ड और जिसके कारण कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। देन नेक्स्ट इज एनीमिया। नाउ आपको एनीमिया का मतलब तो पता होगा कि डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन और डिक्रीज इन आरबीसी इन द ब्लड, तो उस टाइम भी हाइपोक्सिया का कंडीशन होता है जिसके कारण कार्डियक आउटपुट अगेन इंक्रीजेस। अब आप लोग को ये चीज़ ध्यान आनी चाहिए कि मैम अगर एनीमिया हो रहा है तो हाइपोक्सिया क्यों होगा, क्या रिलेशन है? तो मैंने क्या बोला बेटा कि एनीमिया में क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और द हीमोग्लोबिन अमाउंट। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी का काम क्या रहता है, वो लोग ऑक्सीजन को कैरी करते हैं थ्रू द बॉडी सेल्स, थ्रू आउट द बॉडी सेल्स। अब अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैरी भी नहीं हो पाएगा ब्लड से, तो ऑब्वियसली उस कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आने लगेगी। देन हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म मतलब तो आप लोग समझ रहे हो, थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा, उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर देयर इज एक्सेस रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन तो जो बासल मेटाबॉलिक रेट है जिसको हम बीएमआर बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। और अगर बीएमआर इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, देन नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब होता है लेस, हाइपर मतलब एक्सेस, हाइपो मतलब लेस। तो अगर लेस सिक्रेशन हो रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का तो कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। देन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, दैट मीन्स अगर ड्यू टू सम रीजंस कार्डियक फेलियर यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप तो नहीं बोलेंगे, वीक हो गया है, अगर जो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट है वो वीक हो गया है देन अगेन कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। देन शॉक, जब हमको किसी चीज़ का शॉक लग जाता है तो उस टाइम में क्या होता है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, देयर इज पुअर पंपिंग एंड सर्कुलेशन, एंड ऑब्वियसली अगर ये चीज़ हो रही है तो कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज। देन नेक्स्ट इज हेमोरेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेमोरेज? तो हेमोरेज का मतलब होता है बेटा सीवियर ब्लीडिंग और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। और ये चीज़ कब होगा, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया है या रप्चर हो गया है, एज अ रिजल्ट वहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। अगेन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ब्लड इज लॉस्ट, तो उसके कारण क्या होगा, देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, और अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अगेन कार्डियक आउटपुट विल डिक्रीज, सिंपल सी बात है। ओके, कंप्लीटेड। तो यहाँ तक हमारा वेरिएशंस इन कार्डियक आउटपुट, जिसमें हमने बहुत सारे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देखे और बहुत सारे पैथोलॉजिकल वेरिएशंस भी देखे। डन। उसके बाद आप लोग हेडिंग दोगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में मेंशन किया गया है कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन। तो अगर आप लोग के एग्जाम में आ रहा है कि सिर्फ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्डियक आउटपुट, तो अभी तक हम जितना पढ़े आप उतना ही लिखना, बट अगर वहाँ पे मेंशन कर दे रहा है कि इसका रेगुलेशन भी आप लिखो तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिखा हुए हैं पॉइंट्स रेगुलेशन वाले वो भी लिखने पड़ेंगे। डन बेटा, तो आप लोग हेडिंग दे देना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय 4 फैक्टर्स। दैट मीन्स अगर हम रेगुलेशन का बात कर रहे हैं तो 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है वेनस रिटर्न। अब वेनस रिटर्न किसको बोला जाता है बेटा, तो इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज रिटर्न टू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेना कावा लेके आते हैं और हार्ट का राइट आर्ट्रियम को देते हैं, वही ब्लड को वेनस रिटर्न बोला जाता है। ओके, एंड जब वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेनस रिटर्न provided the factors like force of contraction, heart rate and peripheral resistance remains constant. ओके, तो अगर ये तीनों फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो ऑब्वियसली वेनस रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ओके, नाउ वेनस रिटर्न डिपेंड अपन 5 फैक्टर, ऐसे 5 फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर वेनस रिटर्न डिपेंड कर रहा है।
ओके, वन बाय वन पांचों फैक्टर को देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर लिखा है रेस्पिरेटरी पंप। Now, what do you understand by respiratory pump? Then, it is the respiratory activity that helps the return of blood to heart during inspiration. Inspiration मतलब क्या होता है बेटा? सांस लेना। जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। दैट मीन्स आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। तो जब भी आप सांस लेते हो उस टाइम जितना भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होता है वही हेल्प करता है वेनस रिटर्न में। दैट मीन्स वही क्या करता है, ब्लड को लेके आता है वापस टू द हार्ट। एंड रेस्पिरेटरी पंप इज मच स्ट्रॉन्गर इन फोर्स्ड रेस्पिरेशन एंड इन सीवियर मस्क्यूलर एक्सरसाइज। दैट मीन्स ऑब्वियसली जब आप, एक होता है नॉर्मल जब आप सांस ले रहे हो क्वाइट ब्रीथिंग, एक होता है फोर्स्ड ब्रीथिंग। जैसे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अपना पूरा दम लगा के सांस ले रहे हैं, दम लगा के सांस छोड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे जो रेस्पिरेटरी का एक्टिविटी होता है या पंप होता है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया है, मसल पंप। दैट मीन्स क्या, इट इज द मस्क्यूलर एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन रिटर्न ऑफ द ब्लड टू हार्ट। रेस्पिरेटरी पंप मतलब रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, तो मस्क्यूलर पंप मतलब मस्क्यूलर एक्टिविटी, यानी वो मस्क्यूलर एक्टिविटी जिसके कारण ब्लड रिटर्न हो पा रहा है टू द हार्ट। और जब मस्क्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो वेनस रिटर्न भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मस्क्यूलर एक्टिविटी के टाइम क्या होता है बेटा, वेन्स आर कॉम्प्रेस्ड एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाल्व्स इन वेन्स द ब्लड इज मूव टुवर्ड्स द हार्ट। दैट मीन्स जब भी मसल पंप हो रहा है तो जितने वेन्स हैं सब कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ऑल्सो हम लोग देखें कि वेन्स में भाल्व्स प्रेजेंट होता है, ये चीज़ हमने पढ़ा है ऑलरेडी ब्लड में। तो उसके कारण ब्लड हमेशा हार्ट के तरफ मूव करता है, और हार्ट में जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है उतना ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा। ठीक है, देन दो फैक्टर्स कंप्लीट हो गए वेनस रिटर्न के। तीसरा फैक्टर है बेटा ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूसेस द वेनस रिटर्न। अभी तक हमने देखा कि हमने जो दो चीज़ पढ़ा, रेस्पिरेटरी पंप एंड मसल पंप, वो जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करता है, वो उल्टा काम करता है, वो वेनस रिटर्न को रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़ा है एक ही जगह में, तो ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं, उसके लेग्स में ब्लड जाम हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ तो आपने खुद ही फील किया होगा। जैसे आप एक पोजीशन में खड़े हो कंटिन्यूअसली, तो आपको ऐसे लगता है कि आपके जो पैर हैं वो सुन्न हो गए, आप हिला नहीं पा रहे हो, झटका नहीं मार पा रहे हो, कुछ चीज़ फील नहीं हो रहा है, वहाँ पे नम्बनेस आ गया है। ऑब्वियसली बैठे भी हो तो भी ऐसा फील होता है लेग्स में। तो क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा समय के लिए खड़ा रहता है, ग्रेविटी कॉजेस पुलिंग ऑफ ब्लड इन द लेग्स। पुलिंग मतलब होता है बेटा कलेक्शन या एग्रीगेशन, ब्लड जाम हो जाता है लेग्स में, जिसको बोला जाता है वेनस पुलिंग। एंड बिकॉज ऑफ वेनस पुलिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट डिक्रीजेस। ऑब्वियसली अगर एक जगह में ब्लड कलेक्ट हो गया है तो जो ब्लड, उसी ब्लड को जो हार्ट के पास जाना था वो नहीं जा पा रहा है, तो जो वेनस रिटर्न है हार्ट के पास वो डिक्रीज कर जाएगा। देन वेनस प्रेशर, वेनस प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट्स द वेनस रिटर्न। वेनस प्रेशर नाम से पता चल रहा है, प्रेशर इनसाइड द या प्रेशर ऑफ द वेनस रिटर्न। Pressure in the venules is 12 to 18 mm Hg. The pressure gradually decreases in the smaller and larger veins. In inferior vena cava and superior vena cava, the pressure falls to about 5.5 mm Hg. At the junction of vena cava and right atrium, it is about 4.6 mm Hg. Pressure in the right atrium is still low and it falls to 0 during arterial diastole. नाउ फर्स्ट चीज़, वेन्यूल्स का मतलब क्या है बेटा, तो वेन्यूल्स का मतलब होता है, जैसे सपोज ये है आर्टरी, आर्टरी आगे आया, डिवाइड हो गया इनटू मेनी ब्रांचेस, उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। फिर वो क्या फॉर्म करता है, कैपिलरीज। फिर कैपिलरीज आपस में जॉइंट होते हैं और फिर वो लोग एक लार्ज वेन बना देते हैं। अब ये कैपिलरीज जो छोटे छोटे ब्रांच में जॉइंट हुए हैं टू फॉर्म वेन्स, वो ब्रांचेस को बोला जाता है वेन्यूल्स। तो वेन्यूल्स में प्रेशर 12 to 18 mm ऑफ मर्क्यूरी रहता है,
बट धीरे धीरे वो प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। जैसे अलग अलग जगह में हमने देखा, इंफेरियर सुपरियर वेना कावा में प्रेशर 5.5 हो गया, जंक्शन ऑफ वेना कावा एंड राइट आर्ट्रियम में 4.6 mmHg हो गया, एंड ऑल्सो राइट आर्ट्रियम में प्रेशर इज वेरी लो एंड इवन इट बिकम्स जीरो ड्यूरिंग आर्ट्रियल डायस्टोल, यानी जब आर्ट्रिया रिलैक्स कर रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ वेनस प्रेशर अफेक्ट्स द वेनस रिटर्न। वेनस का प्रेशर अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वेनस रिटर्न भी कम होगा। देन लास्ट फैक्टर जो वेनस रिटर्न को अफेक्ट करता है दैट इज सिंपैथेटिक और वासोमोटर टोन। ना सिंपैथेटिक और वासोमोटर टोन का काम होता है बेटा कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्यूल्स, एंड ऑब्वियसली अगर वेन्यूल्स कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ब्लड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ। वेन्यूल्स में ही तो ब्लड फ्लो कर रहा है ना बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वेन्स के पास जा रहा है और फिर वेन्स से हार्ट के पास जाएगा। तो अगर कंस्ट्रिक्शन हो रहा है वेन्यूल्स का, यानी वेनो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो जो ब्लड है वो आगे की तरफ पुश होते जाता है ताकि वो हार्ट तक पहुंच सके। समझ आया क्या बेटा इतना तक? फर्स्ट फैक्टर जो कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट करता है वेनस रिटर्न, उसके बारे में हम सब चीज़ पढ़ लिए। अल्टीमेटली हमको एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि वेनस रिटर्न के साथ कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपन प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो जैसे वेनस रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट से। ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी हार्ट जिस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा, एक हो गया प्री लोड, एक हो गया आफ्टर लोड। फर्स्ट हम देखेंगे प्री लोड क्या है। Preload is the stretching of the cardiac muscle fibers at the end of diastole just before contraction. It is due to increase in ventricular pressure caused by filling of blood during diastole. That means preload का मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पे preload का वर्ड जो है वो कनेक्टेड है विथ वेंट्रिकल्स। क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स डायस्टोल पीरियड में है, यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स का जब रिलैक्सेशन कंप्लीट हो गया है तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। समझना इस चीज़ को। अभी तक आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिसके कारण आर्ट्रिया से सब ब्लड आके वेंट्रिकल्स में फिल होते जा रहे थे, और इस टाइम में वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा था तो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होते गया जिसके कारण वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होने वाला है और उसका सिस्टोल स्टार्ट होने वाला है। उसी पीरियड में, ठीक उसी समय जो कार्डियक मसल फाइबर्स का स्ट्रेचिंग होगा उसको बोला जाता है प्री लोड। प्री मतलब बिफोर, यानी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रेचिंग हो रहा है कार्डियक मसल फाइबर्स का, दैट इज प्री लोड। अब एक चीज इमेजिन करो कि अगर कार्डियक मसल फाइबर्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका लेंथ इंक्रीज होगा, और अगर उनका लेंथ इंक्रीज हो गया है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी बहुत तेजी से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब वो उतना ही ब्लड को पंप कर रहा है जिसके कारण कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया। दैट मीन्स अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्री लोड। समझ आया कि नहीं? प्री लोड, प्री लोड का सिंपल मीनिंग और एक बार बता रही हूँ, उसका मतलब होता है कि हार्ट का डायस्टोल खत्म होने के बाद और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो कार्डियक मसल फाइबर्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है जिसके कारण उनका लेंथ बढ़ जा रहा है और जिसके कारण हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसके कारण फिर ब्लड पंप ज़्यादा होंगे और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा। उसी का दूसरा वर्ड है आफ्टर लोड। आफ्टर मतलब बाद में। इट इज द फोर्स अगेंस्ट विच वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड। तो आफ्टर लोड एक टाइप का रेजिस्टेंस प्रेशर या फोर्स है जिसके खिलाफ हार्ट को काम करना है, और हार्ट का कौन सा चीज बेटा? अगेन वेंट्रिकल्स। प्री लोड आफ्टर लोड दोनों ही वर्ड वेंट्रिकल्स के लिए यूज हो रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इज ऑल अबाउट वेंट्रिकल्स इजेक्शन। ठीक है, तो आफ्टर लोड का मतलब होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस प्रेशर या फोर्स जिसके खिलाफ वेंट्रिकल्स या हार्ट को काम करना है ताकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को हार्ट से बाहर भेज सके। और ये जो इजेक्शन होता है ब्लड का हार्ट से वो कब स्टार्ट होगा बेटा?
when pressure in the right ventricle exceeds the pressure in the pulmonary trunk. pulmonary trunk का मतलब है pulmonary artery, ये चीज बताया है मैंने ऑलरेडी. and when the pressure in left ventricle exceeds the pressure in aorta. तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. याद करो, समझने की कोशिश करो और फोकस करो थोड़ा कि ये आफ्टर लोड जो हो रहा है वो कब हो पाएगा. इजेक्शन जो है ब्लड का वो कब हो पाएगा बेटा, जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू एओर्टा. दैट मीन्स दोनों वेंट्रिकल्स में देयर इज हाइयर प्रेशर, और जब इनके पास हाइयर प्रेशर है तभी तो सेमीलूनर भाल्व ओपन होगा, और सेमीलूनर भाल्व ओपन हुआ तभी तो इनसे ब्लड इनके रेस्पेक्टिव आर्टरीज में जा पाएंगे. द प्रेशर दैट मस्ट बी ओवरकम बिफोर अ सेमीलूनर भाल्व कैन ओपन इज टर्म्ड एज आफ्टर लोड. दैट मीन्स जो प्रेशर को हमको ओवरकम, हमको मतलब हार्ट को, आफ्टर लोड वही प्रेशर है जिसको हार्ट को ओवरकम करना है बिफोर अ सेमीलूनर भाल्व कैन ओपन, दैट इज आफ्टर लोड. और अगर आफ्टर लोड बढ़ जाएगा बेटा तो स्ट्रोक वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड एज अ रिजल्ट मोर ब्लड विल रिमेन इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल. कंडीशंस दैट इंक्रीज आफ्टर लोड इंक्लूड हाइपरटेंशन, and that is the reason cardiac output is inversely proportional to afterload. मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, आफ्टर लोड में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए समझो. आफ्टर लोड मतलब होता है कि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस फोर्स है जिसको हार्ट को ओवरकम करना है. अगर हार्ट इस फोर्स को ओवरकम कर पाया तो हार्ट के वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर भेज पाएंगे, नहीं तो नहीं भेज पाएंगे. तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स के पास ब्लड है, सेमीलूनर भाल्व ओपन होगा तो वेंट्रिकल से ब्लड उनके रेस्पेक्टिव आर्टरीज में जाएंगे, एओर्टा में जाएंगे और उसके बाद बॉडी से इजेक्ट आउट हो पाएंगे. तो आफ्टर लोड मतलब वही प्रेशर होता है जिसको कि हार्ट को ओवरकम करना है. ये वही रेजिस्टेंस प्रेशर है जिसको हार्ट को ओवरकम करना है सो दैट सेमीलूनर भाल्व ओपन हो और आगे ब्लड मूव कर पाए. अगर आफ्टर लोड बढ़ गया यानी रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ गया, दैट मीन्स हार्ट उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, वेंट्रिकल्स ब्लड इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं बेटा. और वेंट्रिकल्स जो है, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ही रह जा रहा है. सिस्टोल तो हुआ, कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, बट वेंट्रिकल्स पूरे फोर्स के साथ ब्लड को नहीं भेज पाए बाहर की तरफ, तो ब्लड वेंट्रिकल्स में ही रह गया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर गया. और इसका मतलब आफ्टर लोड इंक्रीज किया था, इसीलिए तो ये सब चीजें हुई. रेजिस्टेंस प्रेशर या फोर्स बढ़ गया है जिसके कारण हार्ट वो चीज ओवरकम नहीं कर पा रहा है. इसीलिए लिखा है कि कार्डियक आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आफ्टर लोड के साथ. बट कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आफ्टर लोड इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, मतलब जब बीपी हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई है, तो ऑब्वियसली उस प्रेशर के साथ ब्लड वेंट्रिकल से उनके आर्टरीज में चले जाएंगे. समझ आया क्या इतना तक? ओके. देन नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है बेटा हार्ट रेट. ओके, नाउ कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा पंप हो रहा है ब्लड, तो उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट है. Moderate change in heart rate does not alter the cardiac output. If there is a marked increase in heart rate, cardiac output is increased. If there is a marked decrease in heart rate, cardiac output is decreased. Simple चीज लिखा है. Then last factor is peripheral resistance. Now what do you understand by this term? So it is the resistance offered to blood flow at the peripheral blood vessels. पेरीफेरल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब तो समझ रहे हो, पेरीफेरल नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस पेरीफेरल ब्लड वेसल शो करते हैं. ये एक टाइप का रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि ब्लड फ्लो ही कर रहा है एट द पेरीफेरल ब्लड वेसल्स. इट इज द रेजिस्टेंस और लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज टू पंप द ब्लड. सेम चीज यहाँ पे जो हम आफ्टर लोड के लिए पढ़े वही चीज यहाँ पे लिखा गया है. ये एक टाइप का ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसके खिलाफ हार्ट को काम करना है. ये रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? ब्लड फ्लो दे रहा है. ब्लड का जो फ्लोइंग नेचर है वो ये रेजिस्टेंस देता है जिसको कि हार्ट को ओवरकम करना है ताकि वो पंप कर सके ब्लड को बाहर में. तो सिमिलरली यहाँ पे भी कार्डियक आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस.
और मेनली रेजिस्टेंस यहाँ पे आर्टेरियोल्स रीजन्स में होता है, इसीलिए आर्टेरियोल्स को रेजिस्टेंट वेसल्स भी बोला जा सकता है। समझ आया? तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स पढ़े जो कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट था वेनस रिटर्न, देन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इन चारों फैक्टर्स में जो फर्स्ट 3 फैक्टर है यानी कि वेनस रिटर्न, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। वेरेज अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बात किया जाए तो यही सिर्फ एक फैक्टर है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। डन। बस इतना तक ही था आप लोग का कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन की बातें। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है। अगर नहीं आई है बेटा तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उस चीज़ के लिए। बट अगर आप लोग को वीडियोज़ पसंद आती हैं, आप लोग के लिए वीडियोज़ फ्रूटफुल रहती हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइए बाय हिटिंग द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो एक जेंटल रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ताकि उनको भी मदद मिल सके। एंड थैंक यू, बाय एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज हम बहुत जल्दी नए वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, बाय।